हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म वीमेस। तो जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई, एक स्ट्रेटजी वीडियो आया था हमारा, उसमें हमने बताया था कि कैसे कैसे हम लोग टेकअप करेंगे चीज़ों को। तो आज 25 दिसंबर जो कि हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, कंप्लीट डिस्कशन होगा। जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में भी बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करेंगे, हम लोग डिस्क्रिप्टिव पे भी फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 60% जो होगा सिलेबस हमारा डिस्क्रिप्टिव पे जाएगा, 40% ऑब्जेक्टिव पे जा रहा होगा। तो आज हमारा, जैसे डिस्कस किया था कि सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग देंगे एलजेब्रा यूनिट को। एलजेब्रा में भी सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम लोग इस चीज के अंदर इस वीडियो में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स जो होगा कंप्लीट 3 वीडियोस में हम लोग उसको टेकअप करेंगे। आज जो फर्स्ट पार्ट रहेगा मेरा, फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ देखो हर तरीके का बच्चा जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा स्लो लग सकता है, तो आप इसको 2x पे करके या 1.25 1.5x जो आपको कंपेटेबल लगे आप उस हिसाब से देख सकते हो। मैं चाहता हूं कि आपको कंप्लीट एस्पेक्ट चैप्टर का मिल जाए। मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि आपको आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ दूं, ठीक है, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो पार्ट में रहेगी वीडियो, पॉलिनोमियल्स का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें 2 क्लासेस में हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे, पूरा जितना हमारा कंसेप्ट होता है। साथ में ही मैंने कोशिश करी है कि इस पार्ट के साथ साथ जैसे हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे, कंसेप्ट हम लोग बिल्डअप करते जाएंगे, साथ साथ एक एक छोटा छोटा एमसीक्यू मैंने इसमें लिया है, ठीक है। ये वीडियो करने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसी के साथ मैं डिस्क्रिप्टिव वाले कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ पुट ऑन करूंगा। प्लस ये जो हमारा वीडियो रहेगा, ये वीडियो करने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिला है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिला हुआ है। तो वहां जाके आप लोग, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस शीट्स चाहिए हैं, तो आप ऐप को जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी। प्रैक्टिस शीट्स भी कैसे मिलेंगी, जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती रहेंगी, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी तो उसी हिसाब से उस चैप्टर का प्रैक्टिस शीट वहां पे अपलोड होता जाएगा। अभी प्रैक्टिस शीट्स में आपको सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ साथ आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होने वाला होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी वहां पे, जिस दिन मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए, आपको वहां पे भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे वो सारी चीजें, ठीक है। अब टाइम ना खराब करते हुए हम लोग हमारा शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम रहने वाला है पॉलिनोमियल्स। हालांकि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा रूबरू होंगे, टीयर 1 आप दे चुके हैं, ठीक है। अगर आपने पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा है, तो अगर कहीं भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है, तो आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर एक छोटी सी चीज और मैं डिस्कस करने वाला हूँ, फिर हम लोग अपना वीडियो को अच्छे से शुरू करेंगे। सेकंड चीज क्या है मेरे लिए, आप में से बहुत लोगों के कमेंट हैं कि सर हिंदी मीडियम में भी चीजें रखिएगा। देखो, मैं जो बोल के पढ़ाता हूँ भाई, जो मैं बोलता हूँ पढ़ाते टाइम, जितनी चीजें मैं आपको बताता हूँ मैं सब हिंदी में बताता हूँ, अलग से इंग्लिश में नहीं बताता। हालांकि टर्मिनोलॉजी में हिंदी में नहीं यूज करता। जैसे कि मैं इक्वेशन बोलता हूँ, वेरिएबल बोलता हूँ, ठीक है, पॉलिनोमियल बोलूंगा तो मैं इसको पॉलिनोमियल की जगह ऐसे बहुपद नहीं बोल पाऊंगा भाई। वो मतलब वो क्या है ना, एक्चुअली मैंने अपनी जो पढ़ाई करी हुई है कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में करी है। तो मेरी जो टर्मिनोलॉजी है मेरे पे इंग्लिश में ही टंग पे बैठी हुई है, तो मैं जब जब बोलता हूँ पॉलिनोमियल ही बोलूंगा मैं। मतलब वैसे द्विघात नहीं बोल पाऊंगा, या समीकरण नहीं कह पाऊंगा, बहुपद नहीं कह पाऊंगा, तो पढ़ाते हुए वैसे मैं हिंदी में ही बोलूंगा। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको भी देखिए, जाएंगे आप स्कूल में पढ़ाने के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के जितने स्कूल्स हैं हमारे इंग्लिश मीडियम है। तो वो टर्मिनोलॉजी आपको बाद में सीखोगे, अभी से सीख के चलो। चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आप अपना एग्जाम दे सकते हो हिंदी मीडियम में, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में पता होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि आपको पढ़ाना किसको होगा? सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाना होगा, तो इंग्लिश में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो रही बात सर प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस शीट भाई इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट रहेगी, बाकी मैं कोशिश करता हूँ हिंदी मीडियम में भी उनको कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर है। सबसे पहले बेसिक चीज आएगी सर, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखो, हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हुए हैं, हमें पता है सर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं सर? ऐसे एक्सप्रेशन जिनको, या फिर एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सर जिसमें मेरे को वेरिएबल भी मिल जाता है, जिसमें साथ साथ कांस्टेंट भी मिल जाते हैं। तो हम जब छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं, जैसे 6 7 8 में पढ़ाते हैं, तो वहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है। वहां इंट्रोड्यूस होने के बाद
नाइन्थ क्लास में आके पॉलिनोमियल्स इंट्रोड्यूस होता है, बिकॉज इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सपोज ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। इसको चलाते चलाते मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ए एक्स प्लस ए नोट तक ले आया। मान लो मैंने एक ऐसा बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा, इस एक्सप्रेशन के अंदर आप खुद देखिएगा, इस एक्सप्रेशन में आपको एक वेरिएबल दिख रहा है एक्स। एक वेरिएबल है मेरे सामने एक्स, ठीक है, एक्स इज ए वेरिएबल। अब उसकी कुछ ना कुछ पावर्स चल रही हैं सर, जैसे एक पावर है एन, फिर एक पावर आ रही है एन माइनस वन, एक पावर आ रही है एन माइनस टू, ऐसे चलते 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 एक एक पावर रिड्यूस करता हुआ चला गया सर मैं, तो लास्ट में पावर मेरे पास वन बची, उसके पास एक्स की पावर जीरो बची। ठीक है, उसी वेरिएबल्स के साथ एक कांस्टेंट चीजें चल रही हैं, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ऐसे चलते चलते ए नोट तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो मेरे प्लस से अलग अलग चीजें हो रही है ना, मान लो प्लस को छोड़ दूं अगर मैं, प्लस क्या करता है, इनको अलग अलग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो इनको मैं टर्म्स बोलता हूँ। पहली चीज तो मैं इनको टर्म्स बोलूंगा। सबसे पहले पॉलिनोमियल डिफाइन कर लेते हैं हमारा। ऐसा एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनिएगा भाई, ऐसा एक्सप्रेशन, अब पावर्स कैसी हैं सर, पावर एन है, एन माइनस वन है, एन माइनस टू है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर्स जो होंगी, क्या होंगी, पावर्स जो होंगी वो एक होल नंबर की फॉर्म में होती है। कैसा होगा पावर्स, होल नंबर होता है सर। होल नंबर मतलब जो वन से शुरू हुआ, ठीक है, या जीरो भी आ सकता है। देखिए वन से तो नेचुरल नंबर चला जाएगा, तो आपकी पावर्स कैसी होंगी सर, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। जब जब आपकी एक्स की पावर्स में जीरो बैठा है, वन बैठा है, टू, थ्री, फोर, फाइव, इनफाइनाइट तक आप चले जाओ, अगर एक्स की पावर में वन बाई टू बैठा है, क्या वन बाई टू होल नंबर होता है, नहीं होता सर। तो वन बाई टू अगर होल नंबर नहीं होता, तो वहां पे हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। हम क्या कह के रिजेक्ट कर देंगे, हम ये चीज बोल के रिजेक्ट कर देंगे, सर एक्स की जो पावर है, या फिर जो एक्स भी छोड़ो, यहाँ पे आप सिंपल ऐसे समझो, वेरिएबल की पावर। सर वेरिएबल की पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए। कुछ कुछ बुक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ कुछ बुक्स में आपको देखने को मिल सकता है कि जो पावर्स होंगी, जो पावर्स हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे सर। क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इंटीजर्स आप जानते हो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे करके। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कई जगह आपको देखने को मिल सकता है सर जो नॉन नेगेटिव होते हैं, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। इन शॉर्ट आप समझ के ये चलो कि आपकी पावर्स जो होंगी जब जब होल नंबर्स होंगे। इस वीडियो में भाई देखिए जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, मैं बहुत ही बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप टीयर टू के लिए बिल्कुल बिल्कुल नौ सीखे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा मतलब रिलेट करे और उससे पढ़ सके, मतलब जो कहता है ना कि हमेशा पेड कंटेंट ही अच्छा होता है, इस टाइप की जो बातें होती हैं, तो फ्री कंटेंट भी अच्छा हो सकता है, बस इंसान के इरादे अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए पावर्स कैसी होंगी, पावर्स जो है होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर से जीरो, वन, टू, थ्री ऐसे करके चलेगा। तो जब जब मेरा एक्सप्रेशन जो होगा, जब जब मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहां से आपको एमसीक्यू की फॉर्मेशन में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जब जब मेरा एक्सप्रेशन जो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी पावर्स, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर, ये बात आ जाएगा सर, किसकी पावर की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे भाई वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर कैसी, होल नंबर होनी चाहिए सर। तो मैं क्या बोल पाऊंगा, वो पॉलिनोमियल होगा। सबसे पहली चीज वो क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा सर मेरे पास। फिर अगली कंडीशन देखिए क्या होती है, जो ये कॉन्स्टेंट्स है ना मेरे पास, ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है, ए वन एंड ए नोट, ये जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये किससे बिलोंग करेंगे, ये मेरे पास रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग बहुत बार मार खा जाते हैं, जब जब डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस पूछने के लिए जाएगा, अगर आपसे कभी मान लो पॉलिनोमियल के बारे में, हालांकि नहीं पूछ सकता, इतना इजी क्वेश्चन, इतना बेसिक पे जाके वो कभी भी आपसे डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछेगा। इन केस अगर वो पूछ लेता है, कल को आप लोग केवीएस एनवीएस के बाद भी, मान लो केवी का एनवी का पेपर देने के बाद, उसके बाद आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, हो सकता है इंटरव्यू पैनल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जरा सा अटकाने के लिए पूछ लेते हैं कई बार चीजों को। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज ये तो हम ध्यान रखते हैं कि सर वेरिएबल की पावर कैसा होगा, होल नंबर होगा। लेकिन जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ में चिपक के चल रहे हैं, जैसे ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है, ऐसे जो चल रहा है, ये कैसे होंगे सर, ये रियल नंबर होंगे। कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। यहां से बेसिक चीज आपको ये जरूर जाननी है कि मेरे जो कोफिशिएंट्स होंगे वो रियल नंबर होना चाहिए सर।
ठीक, उम्मीद करता हूँ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपके लिए क्लियर हो गया होगा। सेकंड चलेंगे, देखिए सेकंड मेरे पास क्या चीज है, सेकंड नंबर पे मेरे पास है टर्म्स। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, मान लो थोड़ी देर के लिए एक पॉलिनोमियल में यहाँ लिख लेते, सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 3x² -2x + 6, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे क्या, जहां वेरिएबल, वेरिएबल कौन है सर, एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल में पावर्स देखो सर, पावर एक में 2 है, देखो यहाँ पे आप ढूंढोगे सर, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो सर x की पावर 0 छुपी बैठी हुई है, ठीक है, 0 1 2। हाँ सर, होल नंबर तो है। फिर आप देखोगे क्या ये कोफिशिएंट्स जो है ये रियल नंबर हैं? बिल्कुल है सर, रियल नंबर भी है मेरे पास। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल सर, ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम सीखने वाले हैं टर्म्स क्या होती हैं। देखो टर्म्स क्या होंगे मेरे भाई, जब जब आपको प्लस या माइनस से जो चीजें अलग होंगी, देखो ये अलग हो गया, ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये अलग हो गया, आपके पास जब जब, याद रखिएगा, जब जब बीच में प्लस माइनस आएगा, सेम पावर होनी चाहिए। जैसे 2 पावर वाले अलग कर दिया आपने, 1 पावर का अलग किया, 0 पावर का अलग किया, प्लस या माइनस जब उनको अलग कर देगा, इनको हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोम। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, इनको टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। टर्म्स में इसी के टर्म्स के बिहाफ पे हम लोग ना इनको फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जब एक टर्म होगी तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, दो टर्म होगी तो आगे चल के उन चीजों को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको टर्म्स भी एक्चुअल क्लियर हो गया होगा कि टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, थर्ड देखिए, थर्ड क्या है मेरे पास, थर्ड चीज है मेरे पास सर, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तीसरी चीज क्या है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। सेम एग्जांपल आप ले लो, मान लो ऐसा कुछ मैंने लिया, 3x² -6x + 9, ये मैंने लिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है सर। अब क्या चाहिए, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स देखो यहाँ पे पावर क्या है, 2, एक्स स्क्वायर के साथ कौन चिपक के बैठा हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर के साथ ये 3 बैठा हुआ है सर। तो ये 3 क्या हो गया, 3 कोफिशिएंट हो गया किसका, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे -6 देखिए, आपको कोफिशिएंट को विद साइन लेना होता है। -6 किसका कोफिशिएंट है सर, एक्स का कोफिशिएंट है। एन क्या है, ये कोफिशिएंट है, या तो आप बोलो कोफिशिएंट है सर एक्स नॉट का, या फिर आप बोलोगे सर 9 जो है कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ पे। जहां पे मेरा कोफिशिएंट जो है, जो मेरी पावर जब जीरो हो जाती है, जैसे एक्स की पावर जीरो हो गया, तो उस केस में या तो हम उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, ठीक है, या फिर हम उसको कोफिशिएंट बोलेंगे किसका, एक्स नॉट का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया क्या होते हैं, आपको टर्म्स क्लियर हो गई हैं, आपको कोफिशिएंट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज जो मैं यहाँ बताना, देखो भूल गया, आप एक बार फिर से देखिएगा यहाँ पे, ये जो पॉलिनोमियल होता है, मैं यहां से बताता हूँ आपको। सपोज जो पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो मेरे सामने एक पॉलिनोमियल ऐसा मैंने लिखा था, 3x² -2x + 6, ऐसा लिखा। पॉलिनोमियल को, जैसे वेरिएबल x है तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, p ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको रीड कैसे करते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। कैसे रीड करेंगे, पॉलिनोमियल, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, p जो है बताएगा कि ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, इसके अंदर वेरिएबल कौन है, जो ब्रैकेट में लिखा होगा, जो ब्रैकेट के अंदर छुपा बैठा हुआ है, पी ऑफ एक्स। इसको पढ़ते कैसे, पी ऑफ एक्स पढ़ लेते हैं, या पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को डिनोट ऐसे करेंगे, अब जरूरी नहीं है सर पी से ही करेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, एफ ऑफ एक्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जी ऑफ एक्स। आप एच ऑफ एक्स, आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो सकता है कोई बोले पी ऑफ जेड, इसका मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल जेड। अब वो कुछ भी हो सकता है, मान लो z² -2 हो गया, ठीक है। तो आपको ये रीड करना आना चाहिए सबसे पहले कि पॉलिनोमियल को रीड कैसे करेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल जेड, तो इसको पी एक्स लिखा मिले, एफ एक्स मिले, जी ऑफ एक्स मिले, एच ऑफ एक्स मिले, तो इस चीज से डरना नहीं है आपको। हालांकि हमारे पास क्या मिसकंसेप्शन होता है, एफ ऑफ एक्स लिखा दिखते ही हम सोचते हैं तो फंक्शन है सीधा, जब तक वो बोलेगा नहीं वो फंक्शन है तब तक मैं कैसे मान लूंगा इस चीज को, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ रीड करने की में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। टर्म्स हम लोग सीख चुके हैं, पॉलिनोमियल सीख चुके हैं हम लोग, हमारा कोफिशिएंट सीख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मैं साथ साथ कोशिश मैंने क्या करी है कि एक एक आपके पास, जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक पढ़ें, जैसे जैसे एक छोटा छोटा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी अच्छी बन जाए, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, जैसे आपके पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स का। एक्स मतलब एक्स की पावर कितनी, 1, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 होल क्यूब, x + 3 होल क्यूब। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप यहाँ बाइनोमियल लगाओ, हालांकि बाइनोमियल लगाओगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बाइनोमियल का मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपको बाइनोमियल का नॉलेज नहीं है,
लेकिन आपको ए प्लस बी का होल क्यूब तो आना चाहिए, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये ए प्लस बी का होल क्यूब है सपोज मेरे पास, तो ये क्या बन सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करेंगे तो ये 3 का क्यूब करेंगे 27 प्लस 3xy, तो 3 इंटू एक्स इंटू 3 एंड एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास बनना चाहिए था। तो यहां से मेरा क्या बन सकता है, ये एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 3 3 जा 9, 9x² प्लस 3 3 3 करेंगे तो 27x आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है एक्सपेंशन में बताओ कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x की पावर कितना ढूंढना है मेरे को, x की पावर 1 ढूंढनी है सर। तो x की पावर 1 कहाँ पे है सर, ये वाली, ये रही लो। इसका कोफिशिएंट क्या है, साइन के साथ लेंगे +27, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे +27 मेरा आंसर आ जाएगा। अब सर यहाँ पे पावर्स बड़ी दे के पूछ लेता तो क्या करता मैं, के दिमाग में आ सकता है, सर अगर इसको पावर्स को ये बढ़ा दे के पूछता है तो मैं क्या करता, तो उस केस के लिए बाइनोमियल आपको आना चाहिए। ठीक है, जो बाइनोमियल थ्योरम नाम का चैप्टर होता है हमारे पास, आई थिंक क्लास 12th में आता है, 12th क्लास में होता है। तो 12th क्लास में आपको बाइनोमियल होता है, तो वहां पे एक्सपेंशन आना चाहिए आपको। हालांकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, टाइम लग सकता है। मैं ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि 15 जनवरी तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो कि कभी नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा मैं आपको भाई, 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म नहीं हो सकता अगर मैं अच्छे से सिंसियरिटी के साथ इन चीजों को पढ़ा रहा हूँ तो, ना 30 जनवरी तक हो सकता। लेकिन आपके एग्जाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका टीजीटी का सिलेबस जरूर कवर करवा दूंगा। ठीक है, टीजीटी का जितना आपका सिलेबस है 30th जनवरी या फिर आपका एग्जाम 15th फेब से पहले मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब तक मैं आपका सिलेबस मतलब टीजीटी का जो सिलेबस है वो जरूर करा दूंगा। लेकिन अब मैंने सोचा है कि चीजों को हम लोग टेकअप करके धीरे धीरे सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे अगर हम लोग चलते हैं फर्दर। अब देखो आपके सामने एक टॉपिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सर बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ा रहे हो आप, इतना बेसिक्स हमें नहीं पढ़ना। लेकिन देखो एक हायरार्की होती है यार, बेसिक पढ़ाएंगे तभी ऊपर जा पाएंगे, बेसिक बिना बेसिक के वो ऊपर जाऊंगा तो आप में से बहुत कम लोग कनेक्ट कर पाओगे, सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म इज लाइक मतलब a² प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि आप लोग हमेशा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ही आप स्टैंडर्ड मान के चलते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास दो रूल होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है मेरे को, स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे कहता है या तो आप x की पावर्स को, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर्स होंगी, x की जो पावर्स होंगी, वेरिएबल जो भी होगा, मान लो मेरा पॉलिनोमियल x में है तो मैं x में कंसीडर कर रहा हूँ, x की जो पावर्स होंगी आप उसको या तो असेंडिंग में लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको, अब इसको हिंदी में बताना है तो सर हिंदी में क्या बता सकते हो आप इसको, या तो आप बढ़ते क्रम में लगाओ या आप घटते हुए क्रम में लगाओगे। तो जब हम उस फॉर्मेशन में उसको छोड़ देते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल आती है। ठीक है, लाइक आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है सपोज 3 + 2x + 4x³ + 5x², ऐसा करके पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और आपको बोलेगा इस पॉलिनोमियल की, आपको क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। पहली चीज आपसे पूछेगा इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कई बार क्या होता है जब अगर हमने मतलब, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें, हम लोग क्या करते हैं ना एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए बेसिक्स को भूल जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत बार होता है यार, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था मेरे साथ भी कई बार होता था, मतलब अलग चीजें पढ़ने के लिए बेसिक छोड़ देता था। ठीक है, तो अब आप देखो मान लो आपके सामने एक एमसीक्यू आ गया, हालांकि आज तक नहीं आया, आ जाए क्या पता, आपके सामने क्वेश्चन आ गया ऐसा कुछ लिख के आ गया और लिखा आएगा कि 4 ऑप्शंस लिखे होंगे, बताएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। उसमें आपको पता होना चाहिए कि सर या तो मेरे को पावर्स को असेंडिंग में लिखना है या फिर सर मुझे पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप इन पावर्स को जब असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखोगे, सपोज आपने, एक बच्चे ने क्या किया, एक ने लिखा सर मैं असेंडिंग में लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले छोटी पावर सर एक भी पावर नहीं, +2x + 5x² + 4x³, इसी को उसने लिख लिया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है भाई।
क्या किया इसने? देखो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया? हो गया सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया मेरे भाई। ये जो पॉलिनोमियल है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। उसने बोला था, उसने क्या पूछा सर? उसने पूछा सर मेरे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ, मैंने लिख दिया सर। ठीक है। अब एक बच्चा होगा जो ऐसे करके लिखेगा, सर ठीक है, मैं तो हमेशा, मेरे मास्टर ने तो ये सिखाया हुआ है कि बड़ी पावर को पहले लिखो। लिख ले भाई, 4x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है। तो अब देखो उसने क्या किया, पहले सबसे बड़ी पावर लिखी 3, फिर छोटी पावर 2, उससे छोटी पावर 1, उससे छोटी पावर 0। मोस्टली हम जो लिखते हैं हमेशा डिक्रीजिंग में लिखते हैं, बट आप इंक्रीजिंग लिखो या डिक्रीजिंग लिखो दोनों सही माने जाएंगे आपके। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, जहां आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो वो आंसर हो जाएगा, या फिर जहां दोनों मिल जाते हैं तो बोथ वाला आपका आंसर बन जाएगा वहां पे। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या कंसेप्ट है? नेक्स्ट है मेरे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या कहती है? आपका जो पॉलिनोमियल है, सपोज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे पास कुछ पॉलिनोमियल आया लाइक दिस 5x² प्लस 7x2, ये क्यूब ले लो, माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 9। ऐसा करके पॉलिनोमियल लिख दिया उसने, p ऑफ x इक्वल टू। ठीक है। उसने मेरे सामने एक पॉलिनोमियल रखा, डिग्री पता करना है। देखो डिग्री क्या होगी, डिग्री आप हमेशा याद रख सकते हो, सिंपल सी चीज है। डिग्री, डिग्री मतलब कि सर जो हाईएस्ट पावर बैठी होगी वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर है। किसकी हाईएस्ट पावर? सर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको मैं डिग्री बोलता हूं। तो इस पोलिनोमियल के अंदर आप बताओ कि 5x² 7x³ -3x4 प्लस 2x प्लस 9, इसमें पावर्स कौन कौन सी हैं आप खुद देखो। यहाँ सर पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है सर। कुछ नहीं है तो 0। तो सर इसकी मैक्सिमम पावर जो होगी, इसकी जो मैक्सिमम पावर है सर, मैक्सिमम पावर कितनी है? आप कहोगे सर 2 3 4, तो 4 मेरी है। इसका मतलब जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4। आपका डिग्री कितना हो जाएगा? आप आराम से कह सकते हो सर इसकी डिग्री होगी 4। तो डिग्री पहचानने में आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होता है, क्या सर हमेशा पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल का होता है क्या? क्वेश्चन डाउट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मान लो डाउट्स आ गया। डाउट में क्या आया कि सर जो पॉलिनोमियल आप लिखते जा रहे हो, ये पॉलिनोमियल आप सिर्फ एक वेरिएबल में लिख रहे हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में होंगे? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। देखो मान लो किसी ने लिखा पॉलिनोमियल दो वेरिएबल का था, उसने लिखा 2xy प्लस 3x² प्लस 4y² प्लस 5x² ऐसे करके लिख दिया, सपोज ऐसे करके उसने लिख दिया। तो अब खुद सोचो इस केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करते हैं यहाँ पे। ये देखो प्लस से टर्म क्या होंगी, प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। ये कंप्लीट टर्म है, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1। तो दोनों पावर्स को आप ऐड कर दो तो इस टर्म की जो पावर मानी जाएगी वो 2 मानी जाएगी। इधर x का स्क्वायर था तो 2, इधर y का स्क्वायर था 2, इधर देखो x की पावर 2, y की पावर 1, तो 2 प्लस 1 इस टर्म की पावर 3। तो मैक्सिमम पावर क्या हुई सर? मैक्सिमम पावर हो गई 3। इसका मतलब जो ये पॉलिनोमियल था ना सर, इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री हो जाएगा 3। तो आपको घबराना नहीं है, अगर पॉलिनोमियल जो है सिंगल वेरिएबल का होगा तो बहुत इजी होता है। अगर डबल वेरिएबल में भी आ जाएगा तो मेरे को ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से बता पाऊंगा। यहां से एक चीजों को कनेक्ट करेंगे, तो एक कनेक्ट करते हैं तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप। जब जब मेरे पास अगर सारी डिग्रीज, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप मानो कि मैंने इस चीज को हटा दिया, मैंने ये वाली टर्म पूरी गायब कर दी। अब आप देखो सबकी पावर्स कितनी हैं? आप कहोगे सर सभी की पावर्स जो है, यहाँ पे देखो सभी की पावर्स देखो, सबकी पावर्स क्या क्या है? सबकी पावर्स सर 2 है। कलर चेंज कर लेता हूं एक बार इसका। सबकी पावर्स कितनी है सर? सबकी पावर्स 2 2 है सर। जब सबकी पावर्स 2 है, यहाँ भी 2, इस टर्म का भी 2, इस टर्म का भी 2, लेकिन सर वेरिएबल तो 2 था। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे भाई। तो एक कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस पॉलिनोमियल। तो उस केस में आपको अंदाजा होना चाहिए, सर जब सारे टर्म्स की पावर, सारे टर्म्स की पावर सेम हो जाएंगी
तो उस केस में पॉलिनोमियल कैसा बन जाएगा? होमोजीनियस बन जाएगा। फिर से देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अगर सर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर्स को ऐड करके मैं उसकी डिग्री के लिए फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। डिग्री बतानी है आपको इस पॉलिनोमियल की। यहाँ पे देखो x का पावर 2 है सर, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर ये रहा सर 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे देखिए आपके पास अगला कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपने अभी तक का ये वीडियो अच्छे से सुना है मेरा और देखा है, सुनना सुनना नहीं है भाई, देखना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब क्योंकि अपने खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी तक अगर वीडियो देख रहे थे तो मैं हमेशा एक चीज बोल रहा था, जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ करके लिखा 3x² प्लस 9x माइनस 8, ऐसा लिख दिया। मैं हमेशा कह रहा था कि ये कोफिशिएंट है किसका इसको मैं कांस्टेंट बोल रहा था। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल कौन था? x की पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप हमेशा मानना, कोई भी जब कांस्टेंट टर्म आएगी, मान लो लाइक 8, मान लो लिख दिया पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 8। 8 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सर। उसने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू -7, क्या है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन शॉर्ट क्या होगा? सर जब मेरे पास कोई वेरिएबल ही नहीं होता, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है। पहली चीज, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल में मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो वेरिएबल है नहीं, आप तो कह रहे थे वेरिएबल होना जरूरी है, होता है, लेकिन आप ये सोच के चलो वो 0 पावर लेके छुप जाता है, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 आंसर देती है। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो जाएगी मेरे लिए कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है सर? इसकी डिग्री 0 होती है। देखो एक यहाँ से क्वेश्चन और बन के आ जाता है, बहुत बार फंसा लेता है वो हम लोगों को, बहुत बार फंसाता है। कई बार क्या बोलेगा? व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? 0 1 नॉट डिफाइंड ऐसे दे देगा, हम रट के जाते हैं नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, नॉट डिफाइंड। वो कांस्टेंट देके हमें फंसा लेता है। बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती है, मतलब 50% कैंडिडेट्स जो है जल्दबाजी में गलती करते हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठे हैं यार, प्रेशर फील कर, ऐसा नहीं किसी को आता नहीं है, आता है सबको, लेकिन प्रेशर फील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगला क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है बेस्ड ऑन डिग्री के बेसिस पे। अब ये कैसे सीखोगे? देखो, या तो डिग्री सर 0 होगी, डिग्री 0 होगी तो क्या बोलेंगे? सर डिग्री अगर 1 होगी तो क्या बोलेंगे? अगर मेरे पास डिग्री 2 हो जाती है तो मैं क्या बोलता हूँ? डिग्री 3 में क्या बोलता हूँ? हालांकि आपके सिलेबस में 3 डिग्री तक का ही है, बट आप थोड़ा सा फिर और ज्यादा देखो तो आप डिग्री 4 भी देख लो। ठीक है, देखो 0 डिग्री में तो अभी आपने सीखा ये होता है सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1 डिग्री जब होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री वाले को सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले को सर क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। 4 डिग्री वाले को 2 का डबल कर दो यार, बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं सर। क्या बोल देते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे इनके एग्जाम्पल आपको लिखना है, लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो 4 लिख के आ गया था। लीनियर में आपको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपको इनकी चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप इस तरीके से देख सकते हो भाई, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू मान लो आपको मिलेगा 2x+4। इधर देखना होता तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज लिखा हुआ 2x² -4x+3। क्यूबिक में क्या हो जाएगा? एक पावर क्यूब की ले लो, कुछ भी ले लो साथ में, लो हो गया। बाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 बस। ठीक है, अब एक चीज, अभी तो सर जैसे आपने क्वाड्रेटिक में लिखा 2x² -4x+3, पूरी 3 टर्म्स लिखी, लीनियर में आपने पूरी 2 टर्म्स लिखी, कांस्टेंट में एक ही टर्म लिखी, क्यूबिक में आपने 4 टर्म्स क्यों नहीं लिखी? तो जरूरी नहीं होता। जैसे आप क्वाड्रेटिक में भी देखो, डिग्री का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट पावर। क्या हुआ? हाईएस्ट पावर। मान लो मैंने इसमें क्वाड्रेटिक में एक एग्जांपल लिखा होता 2x², तो क्या 2x² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता क्या? होता सर। क्यों? क्वाड्रेटिक वर्ड में उसको तब बोल रहा हूं जब मैं उसकी डिग्री देख रहा हूं। ये जो मैंने सामने लिख दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये मैंने किस बिहाफ पे लिखा?
ये मैंने डिग्री के बेसिस पे लिखा है, टर्म्स के बेसिस पे नहीं लिखा भाई। टर्म्स के बेसिस पे आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस वाला हम लोग चीजों को आगे पढ़ेंगे। ये डिग्री के बेसिस पे हमने देख लिया। नेक्स्ट चलेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन फिर आ गया आपके लिए। एक चीज देखिए क्या लिखा हुआ है, 2√3, 2√3 +7। पूछ रहा है ये कैसा पॉलिनोमियल होगा। ये जीरो पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। आप एक चीज बताओ, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या मैं मान सकता हूँ एक्स की पावर जीरो होगी? बिल्कुल होगी सर। इसके साथ कुछ नहीं है सर, एक्स की पावर जीरो होगी। हाईएस्ट पावर क्या है सर? जीरो। जीरो जब हाईएस्ट पावर होती है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है सर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या आंसर हो जाएगा इसके लिए? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अब जैसे डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप देखे, ऐसे टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। किस पे बेस होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स पे। अच्छा भाई, लो सर, जब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे 1 हो जाए तो क्या बोलेंगे? दो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो क्या बोलेंगे? तीन में सर क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे 1 में आप क्या बोलते हैं? 1 में हम लोग बोलते हैं तो मोनोमियल। ठीक है, मोनो मतलब 1। टू टर्म्स में हम लोग बोल देते हैं बाइनोमियल। टू टर्म्स में क्या बोल देते हैं? बाइनोमियल। थ्री टर्म्स में हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्राइनोमियल। जब जब सर मेरे पास कितनी टर्म्स, एक टर्म है, तो मैं क्या बोल देता हूँ सर? मैं मोनोमियल बोल देता हूँ। सर जब मेरे पास सपोज करो दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोल दिया भाई। ऐसे तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल बोल दिया। चार में क्वाड्रिनोमियल बोल लो आप। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें बढ़ती रहेंगी आपके सिलेबस में, हालांकि तीन तक का ही है। को फिर भी चार पांच करना है तो मैं एक नोट्स बना के दूंगा, आप उसमें आराम से देख सकते हो चीजों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। देखो क्वेश्चन क्या बन के आया, आपको बताना बाइनोमियल कौन है। बाइनोमियल मतलब कितनी टर्म्स होंगी सर? दो टर्म्स होंगी। तो वाई स्क्वायर, वाई में पूछा, देखो यहाँ पे एक्स नहीं दिया, वाई में पूछा, वाई स्क्वायर +√2। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही सर, ये तो है सर। आगे देखो, वाई +1/y। सर टर्म्स तो तीन है, लेकिन एक चीज बताओ, ये जो 1/y है, मैं इसको क्या बोलूंगा? y की पावर -1। और y की पावर -1 क्या होल नंबर होता है क्या? नहीं सर, होल नंबर तो नहीं होता। अगर वो होल नंबर नहीं है तो सर ऑप्शन बी जो है वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग ऐसे बना के चलनी। ये देखो, √y, √y का मतलब y की पावर 1/2। 1/2 तो होल नंबर ही नहीं है सर, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं बना। ये भी पॉलिनोमियल नहीं बना। सिर्फ ये आंसर हो गया। सपोज आपको मान लो बाइनोमियल का डेफिनेशन भी नहीं आता। वैसे तो आता है, मुझे पता है आप लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन अगर नहीं आता होता तो जस्ट इस चीज की नॉलेज पे कि आपके पास पॉलिनोमियल कौन सा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें देखो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमने बाइनोमियल डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है मेरे पास? जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। अब इसको सीखो सर। जीरो पॉलिनोमियल, मान लो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जीरो है। आप सिंपल देखो, जीरो पॉलिनोमियल इज लाइक ऐसा पॉलिनोमियल जो जीरो है। जो क्या है? जीरो है सर। अब आप एक चीज बताओ, ये तो सीख गया सर मैं, ये तो मैं सीख गया। अब अगर मैं इसकी डिग्री की बात करता हूँ, कि इसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसका कितना होगा? ठीक है, या तो कर लेते हैं नॉट डिफाइंड। लेकिन एक चीज देखो, पॉलिनोमियल सपोज मेरे पास है, मैंने बोला कोफिशिएंट जीरो है इंटू एक्स की पावर 100। क्या ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा? बनेगा सर। एक पॉलिनोमियल है मेरे पास जीरो इंटू एक्स की पावर 50, ये भी बनेगा सर। एक है जीरो इंटू एक्स की पावर 10, ये भी बनेगा। एक है जीरो इंटू एक्स की पावर 100,000, ये भी बनेगा। तो सब तो जीरो पॉलिनोमियल बना रहे हैं सर। क्या जीरो पॉलिनोमियल को देख के सिर्फ मेरे को ये नॉलेज पता लग गया कि जीरो पॉलिनोमियल, क्या सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल देखने के बाद क्या मैं ऐसा कह पा रहा हूं क्या कि एक्स का जो पावर होगा या फिर जो इसका डिग्री होगा, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री मैं बता पाया था, जीरो है सर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? जीरो है सर। क्या इस पॉलिनोमियल का देख के, इस पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल देख के क्या मैं ऐसा बता पाऊंगा इसका पावर, एक्स का पावर कितना होगा? नहीं बता पाएंगे सर। एक्स का कुछ भी पावर लो, ये जीरो बन किस वजह से रहा है? इसका जो कोफिशिएंट है सर वो जीरो है। इस एक्स का जो है, मान लो जो एक्स पॉलिनोमियल है, इसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो बना रहा है सर, जीरो पॉलिनोमियल को। तो एक्स की कितनी भी पावर ले लो, जीरो पॉलिनोमियल जीरो ही बनेगा हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया सर,
इसकी जो डिग्री होगी नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। देखो क्वेश्चन आ गया, द जीरो पोलिनोमियल हैज, जीरो पोलिनोमियल के पास कितनी जीरोस होती है? द जीरो पोलिनोमियल हैज वन जीरो, एक जीरो होती है, टू जीरोस होती हैं, इनफाइनाइट जीरोस होती हैं, या फिर एक भी जीरो नहीं होती। अब बताओ, अब आप बताओगे इस चीज को। ये काम करते हैं, सिंपल सा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस। ये आपके लिए क्या होगा, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो जीरो पोलिनोमियल, जीरो हो गया सर, उसके पास कितनी जीरोज हैं? तो जीरोज, इसके लिए जीरोज पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ा देता हूँ, कमेंट आप ही करोगे। लेकिन देखो आगे क्या आया, मान लो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या आ गया, एक टॉपिक आया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4, ऐसा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे मैं 1 पुट कर दूंगा, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट बता सकते हो p ऑफ 1 की वैल्यू 7 आएगी सर। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज लाइक समथिंग कि आप उसमें जो वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करोगे ना, वो वैल्यू, वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरा पॉलिनोमियल क्या आंसर निकाल रहा है। इसको ऐसा समझ के चलो ना यार, पॉलिनोमियल आपके लिए एक मशीन है। पॉलिनोमियल आपके लिए एक मशीन है सर। एक डब्बा है, मान लो छोटा सा डब्बा बना हुआ मशीन सा, उसके अंदर मान लो खूब सारे वेरिएबल पड़े हुए हैं, एक्सप्रेशन है उसके अंदर। ठीक है, मान लो जैसे मेरे को वैल्यू चाहिए 1 के ऊपर, आपने उसके अंदर 1 फेंक दिया, 1 फेंकते ही पूरी मशीन ने क्या डिस्प्ले किया, दैट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी किस पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। इसके बिहाफ पे कैसे क्वेश्चन आपको देख जाते हैं, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे देखो पॉलिनोमियल आपको दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वैल्यू पूछ रहा है पी ऑफ -1 प्लस पी ऑफ 1 अपॉन 2। तो इसका मतलब पहले आपको पी ऑफ -1 निकालना पड़ेगा। तो एक्स की जगह -1 पुट करो, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर, प्लस में एक्स की जगह -1 डाला प्लस 1। तो -1 का क्यूब किया -1, माइनस लगा के -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का बनाएगा, फिर ये आ गया, इधर से -1 आया +1 आया, +1 -1 कैंसिल, यहां से क्या बन के आया, -2। पी ऑफ -1 की वैल्यू -2 आ गई सर। पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 +1, 1 क्यूब किया 1, -1 +1 +1, 1 से 1 कैंसिल, यहां से क्या आया आंसर, 2 आ गया सर। इसमें पुट करोगे जब आप लाके पी ऑफ -1 सर -2 प्लस पी ऑफ 1 2 अपॉन 2, तो -2 प्लस 2 मिलके 0 बना देगा, 0 अपॉन 2 क्या होता है, 0 होता है सर। क्या आंसर हो गया आपके पास, 0 आंसर हो गया सर मेरे पास। ठीक है, हालांकि ये मैंने करके दिखाया आपको, लेकिन जब जब मेरे सामने क्वेश्चन ऐसे रखा होता पी ऑफ -1 पी ऑफ 1, तो मैं डायरेक्ट समझ सकता हूँ कि एक दूसरे का उल्टा हो रहा है ये। उल्टा भी कब होगा, जब मैंने पॉलिनोमियल में साइन देखे, साइन देखे कि 2 बार मेरे को ओड पावर मिल रही है, 2 बार इवन पावर मिल रही है, एक इवन पावर में माइनस है, तो वो बड़ी चीजें हो जाती हैं थोड़ा सा। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो आप देख के आराम से पहचान पाओगे कि वो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर तो 0 आएगा। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट एक तरीका बताया मैंने, वैल्यू आपको ढूंढते कैसे हैं हम लोग ना, इसी चीज को हम पी ऑफ -1 पे आंसर आया -2। दिस -2 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू -1। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो उसी से रिलेटेड जो अभी हमने क्वेश्चन छोड़ा आपको कमेंट करने के लिए बोला, उससे रिलेटेड टॉपिक आ गया। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, पहली चीज होता क्या है सर। मान लेते हैं सपोज थोड़ी देर के लिए पी एक्स है मेरे पास, मान लो 3x+4, ऐसा कुछ 3x+4। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, इस x की वैल्यू को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, ये जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू जो क्या कर देगी, विच क्या करेगी, विच मेक्स द होल पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। x का मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए, मान लो एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपके सामने, उस पॉलिनोमियल में जो x है, उस x का जो वेरिएबल है, x कहना ज्यादा सही नहीं रहेगा, जो वेरिएबल है
उस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को क्या बनाएगा, जीरो बना देगा। उसको देखिए, उसको निकालने का एक मेथड होता है मेरे पास। कैसे निकालते हैं? एक मेरे पास मेथड होता है, वो मेथड मुझे क्या बोलेगा, मैं क्या करता हूँ, पूरा जो पोलिनोमियल है 3x+4, मेरे को क्या बनवाना है, इसको पूरे को मेरे को जीरो बनवाना है। मैंने पूरे को जीरो कर दिया। यहां से जीरो किया तो 3x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4/3। तो इस -4/3 को मैं जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? x इज इक्वल टू -4/3 इज जीरो ऑफ polynomial in x which is 3x+4। निकालते कैसे हैं, निकालेंगे कैसे? सर पूरे पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो डाल दो। आपने क्या करना था, देखो, हिंट भी दूंगा आपको, उसी क्वेश्चन का हिंट भी दूंगा, ठीक है? फिर आपको पता लगेगा कैसे कंफ्यूजन होती है। देखो, जीरो फॉर पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है सर। ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना देगी, दैट इज जीरो फॉर पोलिनोमियल। ओके, निकालेंगे कैसे? सर कंप्लीट पोलिनोमियल के इक्वल टू जीरो डाल दो, इक्वेशन बन जाएगी। वहां से वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। अब वापस उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, देखो, ये देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ने क्या बोला, जीरो पोलिनोमियल। मान लो एक पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। एक जीरो पोलिनोमियल है सर, इसके पास कितनी जीरोज होंगी? इसमें x है क्या? एक x तो छुपा बैठा होगा सर, लेकिन x छुपा भी बैठा है तो उसकी क्या, उसकी डिग्री डिफाइंड है क्या? पहली चीज, क्या उसकी डिग्री डिफाइंड है? नहीं है सर। अभी जस्ट देखो, पीछे हमने देखा डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, अब इसमें x की जगह क्या पुट करूं कि पूरा पोलिनोमियल जीरो बन जाए? तो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा। क्या इसमें x है? जो आप x की जगह जीरो पुट कर पाओगे? अब इसको सोच के अब बताओ उसका आंसर क्या है। ठीक है, देखो, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा जो अभी शुरू से अभी तक पढ़ता आया है। ठीक है, अप्रोक्स 41 मिनट्स हो गई, जो शुरू से अभी तक लेक्चर को देख रहा है, ठीक, वो अब इस चीज को कनेक्ट कर पाएगा कि अक्सर पेपर में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चन होते हैं और हमसे गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये आपके सामने सीधा एग्जांपल है। आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना भाई, मैं देखना चाहता हूँ किस किस को आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। जीरो ऑफ पोलिनोमियल समझ चुके हो, ये देखिए क्वेश्चन आ गया इसी से रिलेटिव, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, आपको ये बताना है। अभी हमने देखा था, सर मेरे को जीरो निकालना है पोलिनोमियल का। ठीक है, जो मेरे को जीरो निकालना है तो मैं क्या करूंगा सर, पूरे पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो डालूंगा। अब तो मेरे लिए सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया सर, इसका मेरे को एक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक्स का आपको वैल्यू चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, आपको करना है तो -8 बनाना है, माइनस का 8 बनाना है और प्लस का 7 बनाना है। तो ये लो सर, 8 और -1 में ब्रेक कर देता हूँ। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करवा देते हैं इससे। ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया हुआ है। यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से -1/2 बचेगा। उसके बाद सर इसके साइन को ट्रांसपोज कर देंगे, इसको माइनस बना देंगे, इसको प्लस बना देंगे। अब देख लो, +1/2 कहीं पे है क्या? ये रहा सर, ये मेरा आंसर हो गया। या तो आपने मान लो ऐसे किया, सपोज आपने किसी ने फैक्टराइज करके किया, मैंने तो सर फैक्टराइजेशन कर लिया। या किसी ने क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन किया, सर मैंने डायरेक्ट, मेरा आ रहा है आंसर। या फिर क्या कर सकते हो, अभी आपने बताया था सर, ऐसा वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बनाएगा। आप एक एक करके उठा के शुरू करना शुरू कर दो। मान लो आपने टू पुट किया, टू उठाया, यहाँ पुट किया, 2 2 जा 4 2 जा 8 बनेगा सर, प्लस 7 2 जा 14 -4, जो कि जीरो तो कभी नहीं बनाएगा सर। बी ऑप्शन उठा लो, 1/2 पुट करो, 1/2 किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से मल्टीप्लाई कराया तो वो 1/2 बचेगा, प्लस 7/2 -4। देखो, 7 + 8/2 4 बनेगा, 4 - 4 जीरो बनेगा, जीरो बन गया। जीरो बनते ही आंसर हो गया सर। -1/2 करेंगे तो नहीं बनेगा, -2 पुट करोगे तो भी नहीं बनेगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये देखिए, ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। आज की पूरी वीडियो का सबसे मेन टॉपिक एक ये रहेगा और एक हमारा फैक्टर थ्योरम रहेगा। दो चीजें हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इनको बहुत ही हल्के में ले लिया जाता है। अक्सर क्या होता है ना, बहुत ही हल्के में ले लिया जाता है, लेकिन जैसे ही डिस्क्रिप्टिव पेपर एंटर हो गया आपके सिलेबस में, जब पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव एंटर हो गया, तो इस चैप्टर से सबसे क्रूशियल पार्ट जो प्ले करेंगे ना, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना लेवल मतलब बिल्कुल नीचे गिरा के आपको समझाने की कोशिश करूं, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूं।
तो आपको तब भी किसी को लगे कि बहुत स्लो जा रहे हो तो सर आप वही मैं फिर एडवाइस करूंगा भाई आप 1.5 या 2x पे कर लो। ठीक है। तो इसको देखेंगे ध्यान से। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, आपको जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रिमाइंडर थ्योरम इज समथिंग अबाउट रिमाइंडर। एक ऐसी थ्योरम होगी सर जो रिमाइंडर के बारे में नॉलेज दे रही होगी। और हालांकि हम यहाँ पे चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं सर। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं सर हम लोग। मतलब कि सर पॉलिनोमियल को ही मैं डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर क्या बचेगा उसके बारे में ये थ्योरम बताएगी मुझे। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा भाई इधर से। ठीक है। इस चैप्टर से अगर डिस्क्रिप्टिव बनता है तो 3 या 4 टॉपिक ऐसे होते हैं इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में जहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद होती है। तो उनमें से पहला टॉपिक ये है, रिमाइंडर थ्योरम। अभी तक जितना पढ़ के आए हो वहां से डिस्क्रिप्टिव नहीं बनेगा, वहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा। लेकिन यहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 110% बनेगा भाई। 100 भी नहीं कह रहा हूं मैं, 110 कह रहा हूं। अगर उसने मतलब एग्जामिनर ने सोचा कि मेरे को कुछ अच्छी चीजें डालनी चाहिए पॉलिनोमियल्स में तो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम वन ऑफ द बेस्ट चीज है भाई। फैक्टराइजेशन कराना चाहता है तो वो तो अलग चीज है, वो तो क्वाड्रेटिक में भी जाके करा सकता है। पॉलिनोमियल्स का नॉलेज चेक करना है तो रिमाइंडर थ्योरम आपको आना चाहिए। तो अब सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में सिखाने की कोशिश करूंगा। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है। आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है वो जरूर ध्यान रखेंगे। एक पॉलिनोमियल पी एक्स है सर, इसकी जो डिग्री होगी 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, या तो डिग्री 1 होगी या डिग्री 1 से ज्यादा होगी। इसको मैं क्या करता हूं, यहां वेन लगा लो। वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, मान लो आपने डिवाइड किया किससे, एक्स माइनस ए से। एक फैक्टर है एक्स माइनस ए, आपने पूरे पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया। अब सर आपने ऐसा क्यों लिखा कि पॉलिनोमियल का डिग्री जो होना चाहिए जिसको हम डिवाइड करवा रहे हैं उसका डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो। क्यों बोला, क्योंकि आप खुद देखो मैं डिवाइड किससे करा रहा हूं, मैं डिवाइड करा रहा हूं मेरे भाई एक्स माइनस ए से। और एक्स माइनस ए को अगर आप इसको भी एक पॉलिनोमियल सोचो, देखो ये खुद में एक पॉलिनोमियल है मेरे भाई। ये जो x माइनस ए वाली चीज है ये खुद में एक पॉलिनोमियल है। मैं इसको जी एक्स भी तो बोल सकता हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। मैं दूसरी टर्म्स में बोला, दूसरी तरीके से बोला। मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ ना इस चीज को। मैंने पहला क्या बोला, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। उसको जब मैं डिवाइड कराऊंगा किससे, एक्स माइनस ए से। एक्स माइनस ए भी तो अपने आप में पॉलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री कितनी है, 1। जिससे मैं डिवाइड करवा रहा हूं उसकी डिग्री 1 है, तो जिसको डिवाइड कराऊंगा वो कम से कम 1 डिग्री का जरूर होना चाहिए, वरना डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। मान लो सपोज नंबर्स में हम लोग खेलें अगर, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। मान लो आपके सामने एक नंबर है 15, 15। 15 एक नंबर है, आप उसको डिवाइड करवा रहे हो 15 से ही, तो डिवाइड हो जाएगा सर। 15 15 कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि मान लो कि अब नेगेटिव रिमाइंडर का केस अलग चीज हो जाएगी। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना सर, 10 को डिवाइड कराऊंगा 15 से तो कोशेंट ही नहीं आएगा मेरे पास। कंप्लीट वही रिमाइंडर ही बच जाएगा, कोशेंट कुछ आएगा ही नहीं सर, 1 टाइम भी नहीं जा रहा मेरा तो। ठीक है। तो उस केस के उससे रिलेट करके आप थोड़ी देर के लिए सपोज करके चलो, और डिग्री 1 से ज्यादा क्यों लिया, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिनोमियल का डिग्री या तो 1 या उससे ज्यादा। जब उसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, अब ये स्टेटमेंट है, जब आप डिवाइड करते हो एक्स माइनस ए से, देन देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। पॉलिनोमियल में एक्स की जगह ए पुट कर दो, वही रिमाइंडर आपको मिलेगा। ये होती है मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट। इन शॉर्ट में आपको देखा जाए, इन शॉर्ट अगर देखूं तो जो एक्स माइनस ए का जीरो है ना, एक्स माइनस ए का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा सर, एक्स इक्वल टू ए होगा। एक्स माइनस ए का जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है एक्स इक्वल टू ए होगा। तो उस ए को उठा के पॉलिनोमियल में पी एक्स में डाल दो, तो जो बनेगा, जो वैल्यू आउटपुट देगा, वही मेरा रिमाइंडर थ्योरम होता है। अब एग्जाम में मतलब क्या खेल सकता है वो ज्यादा, वो आपको बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ दे दो इसका। क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने सपोज 4 नंबर में कि प्रूव रिमाइंडर थ्योरम। आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा तो है,
आपको पता है, देखो मैं एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर मैं सब्जेक्टिव पे आता हूँ दोबारा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ऐसा कुछ आ गया। इफ द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, रिमाइंडर बताओ कितना होगा। तो इस चीज को हम लोग एक्चुअल डिवाइड नहीं करेंगे। मैं यहां से क्या निकालूंगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लूंगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलेगी, मान लो इसको मैंने बोला px, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर जो होगा वो p ऑफ ये वाली वैल्यू p ऑफ 1 होगा। और p ऑफ 1 को जब आप यहां लेके जाओगे, 1 पुट करो, 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। यहाँ से क्या आया, 3 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 1। तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 देगा, जो इस 4 के साथ मिलकर 0 बनाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचेगा सर। आंसर विल बी बी पार्ट। पहली चीज, ऑब्जेक्टिव में आया तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्टिव में आया तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसी का डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट कैसे पूछेगा आपसे, इसी का डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट आपसे मेरे भाई ऐसे पूछेगा, वो बोल देगा कि फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम ना कह के आपको ऐसा बोल दे, मान लो फाइंड द रिमाइंडर बाय एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस। उस केस में आपको एक्चुअल डिवीजन आना चाहिए, आपको एक्चुअल डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा। पहली चीज, रिमाइंडर बोला, या उसने बोल दिया फाइंड द रिमाइंडर बाय एक्चुअल डिवीजन एंड देन वेरीफाई इट बाय रिमाइंडर थ्योरम। बन गया कि नहीं बन गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मेरी बात को समझना ध्यान से। उसने अभी तक, देखो अभी तक हो सकता है आपको इजी लग रही थी चीजें, मान लो सेम क्वेश्चन उसने बोला फाइंड द रिमाइंडर, मान लो ऐसे बोल दिया बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम एंड वेरीफाई इट बाय एक्चुअल डिवीजन। अब आप खुद से बता दो, रिमाइंडर थ्योरम वेरीफाई करा के, रिमाइंडर थ्योरम मैंने लगा दिया, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया सर। रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर कितना आया, 3 आया सर। अब अगर 4 नंबर में उसने डिस्क्रिप्टिव में ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, तो क्या आपको इसको एक्चुअल डिवाइड कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा सर, बिल्कुल कराना पड़ेगा। उस केस में आपको क्या सीखना पड़ेगा, उस केस में सर मेरे को एक्चुअल डिवीजन का प्रोसेस सीखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे सीख लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है, अरे बहुत अनवांटेड चीजें पढ़ा रहे हो यार आप, लेकिन क्वेश्चन बनेगा। पोलिनोमियल से अगर वो डिस्क्रिप्टिव उठाए, अभी तो बहुत सारी चीजें बची हैं आगे यार, जीरोस बची हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के भी 4-5 तरीके होते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बची हैं यहाँ पे, उनका वेरिफिकेशन बचा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए उसके पास बहुत हथियार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर चीजें फंसानी है उसको, पहली चीज, अभी तक के चैप्टर में अगर हम चलें, तो पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो आपसे रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ मांग सकता है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो आपसे ऐसा पॉलिनोमियल देके और बोलेगा डिवाइड करवाया है इससे, फाइंड द रिमाइंडर एंड वेरीफाई इट बाय एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस। तो हो गए। अब देखो एक्चुअल प्रोसेस देख लो एक बार, डिवीजन का भी सिखा देता हूं मैं आपको, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे हमारे उसके प्रूफ पे भी चलेंगे, ठीक है। मेरे पास पॉलिनोमियल क्या था, पी 3x4 प्लस 4x3। पॉलिनोमियल क्या आ रहा है भाई हमारे पास, 3x4 प्लस 4x3 माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1। इसको डिवाइड करवाना है x माइनस 1 से। कैसे करते हैं, देखो x की डिग्री 1, x की पावर 4। कितनी पावर कम है सर, 3 पावर कम है, तो 3 लगाएंगे। फिर इधर कोफिशिएंट 1 है सर, इधर कोफिशिएंट 3 है, तो 3 कोफिशिएंट भी साथ में लेके आना पड़ेगा। 3x³ को इससे करोगे तो ये बनेगा सर 3x4, माइनस का साइन, 3x³ इंटू 1, ये बनेगा सर 3x³। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। 4x³ प्लस 3x³, यहां बन गया सर मेरे पास 7x³। फिर ऊपर से इसको उतार लो, ये बचेगा सर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। फिर से सेम चीज करेंगे, x का कोफिशिएंट 1, x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 3 है, उधर 1 थी, तो x की पावर 2 आएगी सर। फिर x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 7, प्लस का है तो प्लस का 7 लग गया। अब मल्टीप्लाई करा लो, 7x² को x से किया
तो सर 7x³ फिर माइनस 7x², ये बनेगा। बिल्कुल बन गया सर। इसके बाद का प्रोसेस देखो क्या करेंगे, फिर से साइन चेंज कर दो, माइनस, ये प्लस बना, डिफरेंस लिया हट गया। यहां से देखो क्या बना, प्लस का 7x² माइनस का 3x माइनस का 1, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब देखो क्या करेंगे, फिर से x² x⁻1, इधर x⁻2 इधर x⁻1, तो एक x और आएगा सर। कोफिशिएंट 7 है, +1 है, तो प्लस का 7 और आ जाएगा। इसको कर लो मल्टीप्लाई भाई, ये बना सर 7x² बन गया, माइनस 7x, फिर साइन चेंज कर लेंगे सर, सब्ट्रैक्शन लेंगे, माइनस साइन चेंज प्लस, ये हो गया, ये कैंसिल आउट, प्लस का 7x माइनस का 3x, सर प्लस का 4x बन गया। इसको मैं नीचे उतार लाया, माइनस का 1 बन गया सर। ठीक है, अब क्या करें, x⁻1 x⁻1, पावर तो 1 है सर, बट कोफिशिएंट कितना है, 4, कोफिशिएंट 1, तो +4 इसमें ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा सर, ये बनेगा 4x माइनस 4, फिर से साइन चेंज, माइनस प्लस, 4x से 4x कैंसिल, प्लस का 4 माइनस का 1, 3। अब सर इसको फर्दर डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो, आपने सर फर्दर डिवीजन क्यों नहीं किया, 3 के बाद भी तो हो सकता है। अब आप खुद देखो, 3 एक मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब x की पावर 0 आ गई। x की पावर क्या आ गई, x की पावर 0 आ गई सर। जैसे ही x की पावर 0 आ गई, ऊपर मेरे पास क्या है, डिवाइजर में क्या है, x की पावर 1 है सर, लीनियर है वो, ये कोफिशिएंट जा ही नहीं सकता, पावर छोटी हो गई सर। क्यों, मैंने तो अभी सीखा था कि जिसको मैं डिवाइड करवा रहा हूं उसकी पावर इससे इक्वल होगी या इसके बड़ी होगी। तो रिमाइंडर ये जो नीचे बच गया, ये क्या बच गया सर, दिस इज द रिमाइंडर। ये क्या बचा, यही मेरे पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा। एक्चुअल प्रोसेस से भी हम इसको दिखा सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव में आएगा एक्चुअल डिवीजन कर दो, रिमाइंडर थ्योरम लगा के P(1) लगाओगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सर ये तो एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव हो गया। दूसरा, रिमाइंडर थ्योरम का अगर प्रूफ पूछ लेता है मुझसे तो मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर थ्योरम का उसने सपोज प्रूफ पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ पूछेगा, सिंपल दो तरीके हैं आपके पास। आपको क्या ये पता है, मान लो जैसे ये नहीं करते थे हम लोग, जैसे अगर थोड़ी देर के लिए देखें, फर्स्ट चैप्टर अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने आपको, वैसे पढ़ा रखा है पहले, पुरानी वीडियोस आपको मिलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, A = BQ+R करके पढ़ाया रखा है, उससे भी नहीं जाओ तो डिवाइजर वाली आपको इतनी चीज तो आती होगी यार। मान लो जैसे मेरे को 15 को डिवाइड करवाना है, किससे, मान लो मेरे को 2 से कराना है, तो 2 7 × 14, रिमाइंडर बचा 1। क्या मैं इस 15 को = 2 × 7 + 1 बोल सकता हूँ, इसी चीज से कनेक्ट करेंगे हम। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं डिविडेंड बोलता हूँ, इसको, ये डिवाइजर है सर मेरे पास। अब मैं डायरेक्ट लिखता तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनटू, इसको क्या बोलते हैं, इसको सर कोशेंट बोलते हैं, प्लस नीचे जो आता है ये क्या होता है सर, ये रिमाइंडर होता है। तो ये केस मेरा यूज होता है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ करने के लिए मेरे पास ये केस यूज होता है भाई, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हालांकि वीडियो भी 58 मिनट्स हो गए यार, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि फैक्टर थ्योरम भी कराना है, इसके बाद कराएं क्या। चल, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप ट्राई करना खुद से, बाकी नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चीज को कर लेंगे। देखो, इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास सिंपल सी चीज है, मैंने क्या कंसीडर कर लेना है, मेरे पास क्या स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या था मेरे पास, देखिए स्टेटमेंट में अगर लिखूं, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, पॉलिनोमियल है वो डिवाइड करवाना, इज डिवाइडेड बाय x - a, देन रिमाइंडर इक्वल टू इज इक्वल टू, या द रिमाइंडर इज इक्वल टू P(a), ये स्टेटमेंट होती है भाई। ठीक है, अब आप देखो इसमें मैंने क्या बोला, जैसे अगर इसके प्रूफ की मैं बात करता हूं, मैंने अभी क्या समझाया आप, इसमें मैंने आपको समझाया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो px है, डिवाइड किसको कराना है, px को। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं रिमाइंडर को, डिविडेंड को क्या लिखूंगा, पीएक्स, क्योंकि डिवाइड किसको करा रहे हैं, पीएक्स को करा रहे हैं, इक्वल टू डिवाइजर के लिए किससे करा रहे हैं सर, एक्स माइनस ए से करा रहे हैं, मैंने लिख दिया एक्स माइनस ए। कोशेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैंने सपोज थोड़ी देर के लिए लिखा क्यू एक्स, कोशेंट पॉलिनोमियल क्योंकि एक्स में ही आएगा, प्लस रिमाइंडर को मैंने लिख दिया आर एक्स। मैंने इसको इस फॉर्म में जब लिखा तो यहां से मेरे पास दो केस बनते हैं भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास दो केस बनेंगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, कोई बात नहीं, इसको कंसीडर कर लेना, बाकी अगली बार से कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर वीडियो रखें हम लोग, है ना, फिर वो अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है यार। ये हो गया, इसमें मेरे पास दो केसेस बन रहे हैं। केस वन, पहला केस, केस वन क्या बोलेगा, केस वन है जब मेरा रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं कई बार ऐसा हो सकता है ना कि कंप्लीटली चीजें डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी चीजें, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर पूरा जीरो हुआ रिमाइंडर, तो यहां से ध्यान देंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूं, पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू में कोशेंट एक्स, यही तो हुआ। रिमाइंडर क्या बन गया मेरा, रिमाइंडर सर मेरा कंप्लीट जीरो बन गया। अब आप एक चीज देखो, बिल्कुल आराम से सोचो, एक चीज देखो, एक्स की जगह अगर मैंने एट एक्स इज इक्वल टू ए डाल दिया, एक्स की जगह क्या डाल दिया, ए डाला सर, तो मेरा क्या बनेगा, पोलिनोमियल इन ए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू कोशेंट एक्स, जो कि क्या बना देगा, जीरो बना देगा सर, जो कि क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। पॉलिनोमियल इन ए, जैसे ही पी की जगह मैं एक्स की जगह ए डाला, तो मेरा पूरा इधर राइट हैंड साइड वाला क्या बन गया, जीरो बन गया सर, ये जीरो बना, ये जीरो बना, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्लैरिटी से मैं बोल सकता हूं, मेरा रिमाइंडर क्या आया, जीरो आ गया। जब मेरा रिमाइंडर जीरो था, देख ध्यान से सुनना, जब मेरा रिमाइंडर जीरो है, मतलब मेरा रिमाइंडर वाला पोर्शन पूरा जीरो है, उस केस में अगर एक्स की जगह मैं ए पुट कर रहा हूं, तो इधर का भी मेरा पूरा पोर्शन जीरो हो गया सर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो पी ऑफ ए है, यही तो रिमाइंडर है, जीरो के इक्वली तो मैंने रिमाइंडर माना था, तो जो ये मेरा पी ऑफ ए है, ये और कुछ नहीं है सर, ये रिमाइंडर देता है, जो हमने यहां लिखा, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए। मैंने रिमाइंडर क्या कंसीडर किया, मैंने रिमाइंडर को सर जीरो कंसीडर किया, फिर मैंने एक्स की जगह ए पुट करके देखा, जैसे ही ए पुट किया, तो पी ऑफ ए क्या आया, जीरो, और जीरो क्या है, रिमाइंडर है सर, तो मतलब पी ऑफ ए जो होगा वो रिमाइंडर देगा सर, पहली चीज, पहला केस। अब सर ऐसा थोड़ी होगा, हो सकता है सर इस केस में ऐसा हो गया हो, ठीक है मेरे भाई, आप केस टू बना लो। आपने बोला केस टू, इफ मान लेते मेरा रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आया, दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो मेरा रिमाइंडर जीरो, या तो रिमाइंडर जीरो, या रिमाइंडर नॉन जीरो। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, प्लस आर एक्स, ठीक है। अब एक चीज देखो, फिर आप देखो, अगर आपने x की जगह a पुट किया, x की जगह क्या पुट किया, a पुट किया सर, तो क्या बनेगा सर, p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है सर। फिर देखेंगे यहां से, p ऑफ a विल बी इक्वल टू a माइनस ए, क्या बनेगा, जीरो, जीरो इंटू क्यू एक्स, जीरो बनेगा सर, प्लस आर एक्स। यहां से क्या आउटपुट निकल के आ रहा है सर, जो p ऑफ a की वैल्यू होगी, वही वैल्यू होगी आर एक्स की, वही वैल्यू किसकी होगी, आर एक्स की। अब आप खुद देखो, यही तो रिमाइंडर थ्योरम कह रही है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम स्टेट, द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ px is divided by x minus a, then the remainder will be p of a। अब आप देखो, p of a रिमाइंडर के इक्वल आया सर, यही तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है, रिमाइंडर थ्योरम यही चीज कहती है सर मेरे को, रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a के इक्वल होगा। इसका पहला केस देखो, रिमाइंडर कितना, जीरो मान के हम चले थे, तो पी ऑफ ए ने भी क्या बताया, पी ऑफ ए का आंसर भी जीरो आया।
पी ऑफ ए का आंसर भी जीरो आया, मतलब सर रिमाइंडर है, रिमाइंडर जीरो हम मान के चले हैं। जब हम रिमाइंडर को नॉन जीरो मान के चले हैं तो जो पी ऑफ ए है वो रिमाइंडर के इक्वल आ रहा है, तो मेरी रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रूव हो जाएगी। ऐसे आपको दो केस बना के आप इसको आराम से हैंस प्रूव बोल सकते हो। आपको लेकिन दोनों केस बनाने पड़ेंगे। अब प्रूफ देने के लिए क्या करना चाहिए था आपको, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट देने के बाद आपको गिवन बताना चाहिए था, गिवन। हालांकि मैंने लिखा नहीं आपको, क्या देखो प्रॉपर आंसर राइटिंग का एक तरीका होता है भाई। सबसे पहले कोई भी प्रूफ दे रहे हो, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद आप लिखोगे गिवन। गिवन में आप यहाँ क्या लिखते, अ पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 is divided by another polynomial gx which is x minus a। फिर आप टू प्रूव में लिखते, टू प्रूव रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। फिर आप प्रूफ लिखते, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये सब करके फिर दो केसेस बनाते। देयर आर टू केसेस पॉसिबल, केस वन वेयर रिमाइंडर ऑफ x इक्वल टू जीरो, केस टू वेयर रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। उस केस में पी ऑफ ए आ जाता, आपका प्रूफ हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ रिमाइंडर थ्योरम भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं आज का हमारा, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने शुरू से एक बार दिखा देता हूं आपको क्लियर। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, वेरिएबल क्या होगा, पावर्स कैसी होनी चाहिए, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। फिर हमने टर्म्स देखा, अलग अलग चीजें हो जाएंगी। फिर हमने कोफिशिएंट्स को देखा, कोफिशिएंट को विद साइन लेते हैं। फिर हमने क्वेश्चंस किया उसके, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमने डिग्री देखा पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर को बोलेंगे। फिर हमने डिग्री का क्वेश्चन किया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा जिसमें डिग्री जीरो होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे देखे, कांस्टेंट होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। फिर हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ। यहाँ पे आपका होमवर्क क्या होगा, लेकिन बहुत इजी होता है। चार टर्म्स होंगी तो क्या बोलेंगे, पांच टर्म्स होंगी तो क्या बोलेंगे। ठीक है, ये कमेंट में आप बताओगे। नेक्स्ट देखिएगा, फिर हमने जीरो पॉलिनोमियल सीखा क्या होगा, ये आपको कमेंट जरूर करना है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखा, उसके बाद जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखा। नेक्स्ट हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम देखा, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट एक्चुअल देखा, समझा। फिर रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ हम लोगों ने किया, प्रूफ के बाद एक क्वेश्चन किया, उसके बेस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो, रिमाइंडर निकालो एंड वेरीफाई करो बाय एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस। ओके, वो डिवीजन भी हम लोगों ने सीखा। अब अगली वीडियो जो रहेगी इसका सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का प्रूफ भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव जो भी होंगे वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अगर अच्छा लगा कंटेंट तो आप जरूर बताना मेरे भाई, एक बार बताना जरूर, उससे मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। आप कैसे चाहते हो, किस तरीके से मेरे को थोड़ा सा कंटेंट को और मॉडिफाई करना चाहिए तो वो भी बता सकते हो। हालांकि मैं अभी बेसिक से चला हूँ, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको लेके जाऊंगा। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट में हम लोग फैक्टर थ्योरम करेंगे। फैक्टर थ्योरम के बाद हम लोग सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उन वाली चीजों पे चलेंगे। फिर हम लोग कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रैक्टिस शीट्स के लिए आपको 26 तारीख से, 26 तारीख से प्रैक्टिस शीट्स आपको, मतलब कल से जो है प्रैक्टिस शीट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उसका जो भी मिनिमल प्राइस रखा गया है, अभी मेरी बातचीत चल रही है, जो भी रखा जाएगा वो वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा प्रैक्टिस शीट्स में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस शीट्स में मिलेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि वीडियो के जरिए बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको हर टाइप का एक एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूर कराऊंगा यहाँ पे वीडियो में, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस शीट्स में मिल जाएंगी वो चीजें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, थोड़ा सा मतलब उससे प्लस पॉइंट होगा कि मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे मतलब इसी डायरेक्शन में चीजें चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। तो अब कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर आपकी वीडियोज आ जाए। बीच में हालांकि छुट्टियों का टाइम है, मतलब मेरी छुट्टियां नहीं है हालांकि, फिर भी थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि अगर एक दो दिन का डिले हो जाएगा तो देखेंगे। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि 30 जनवरी तक आपको मैं आपका सिलेबस कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं तक रखेंगे।